नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कैसे अलीगढ़ के हरिगढ़ में 12 से बरसेगा रामरस। साथ ही चर्चा करेंगे कि कैसे अलीगढ़ के अकराबाद में मासूम बच्चे का अपहरण कर की गई हत्या, और बताएंगे कि कैसे अलीगढ़ में पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने की प्रेस वार्ता। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ से खबर है, जहां अयोध्या धाम में रामलला के विग्रह के प्रतिष्ठा के बाद आचार्य की टीम हरिगढ़ में राम परिवार के साथ सिद्धि विनायक के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा कराएगी। नेपाल पीठ के शंकराचार्य श्री श्री कृष्णदास जी महाराज भी इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागिता करेंगे। इतना ही नहीं, श्रीधाम चित्रकूट के संत प्रवर अंतर्राष्ट्रीय रामकथा प्रवक्ता अवधेश दास जी के मुखारविंद से श्री राम कथा की अमृत वर्षा होगी। ये जानकारी श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट रघुवीरपुरी के अध्यक्ष सतीश गौड़ ने एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों को दी। उन्होंने क्या बताया, आइए सुनाते हैं। किस तरह कार्यक्रम होने को जा रहे हैं, क्या कहेंगे? एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम, एक बहुत ही सुंदर भवन प्रभु का तैयार हुआ है और मैं तो यही कहूँगा शायद अलीगढ़ में अपनी तरह का ये एकमात्र इस तरीके का है जिसमें सामाजिक चीज़ों का भी उतना ही ख्याल रखा गया है। और जैसा भाई साहब ने बताया, इस मंदिर में राम लला की परिवार और शनि मंदिर और सिद्धि विनायक जी, इनका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और इस कार्यक्रम में महंत नृत्य गोपाल दास जी भी रहेंगे और एक दिन सांसद जो मथुरा से हेमा मालिनी जी, रितंबरा जी और ये लोग सभी आने का इन्होंने कहा है कि एक दिन आएंगे। तो एक बहुत ही अलीगढ़ के लोगों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो शायद अपने आप में अद्भुत होगा। और मैं तो यही अनुरोध करूँगा सभी से, आप लोगों के साथ साथ, कि आप सब लोग यहाँ आइए और इसका फ़ायदा उठाइए और साथ में प्रवचन भी सुनिए और प्रसाद भी पाइए। कार्यक्रम जो होने जा रहा है कहाँ पर होगा, क्या कहेंगे? कार्यक्रम अखिलेश्वर मंदिर जो कि श्रीराम धर्मशाला के बराबर गली में है, उस कार्यक्रम पर होने जा रहा है, उस स्थल पर होने जा रहा है और उसकी पूरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है और परसों से कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। क्या कहेंगे सर? ये अखिलेश्वर महादेव मंदिर है जो लगभग 150 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन है और इसका रखरखाव हमारा ट्रस्ट कर रहा है ये, जिसका जीर्णोद्धार पिछले 7 साल में पूर्ण हुआ है। इसमें 2 मंदिर नए बनाए गए हैं। राम मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 12, 13, 14 को है। गणेश जी का मंदिर है जो सिद्धि विनायक की ट्रू कॉपी है। शनि मंदिर है। बाकी प्रतिमाएं सब हमारी पुरानी रहेंगी, एज इट इज। इसको लगभग 7 वर्ष में पूरा किया गया है। गुरुदेव की कृपा से मैं नृत्य गोपाल दास जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, वो इस कार्यक्रम में 4-5 दिन के लिए पधार रहे हैं। साथ में जो नेपाल के शंकराचार्य हैं वो आ रहे हैं, साथ में रितंबरा भी आएगी। बाकी और लोगों हेमा मालिनी आने की चेष्टा अभी चल रही है। अभी प्रोग्राम कंफर्म नहीं हुआ उनका, लेकिन उम्मीद है हो जाएगा। बाकी हमने इसमें जब ये स्टार्टिंग की थी तो 11 करोड़ राम नाम पुस्तक का लक्ष्य था, जो सब भक्तों की कृपा से 28 करोड़ के ऊपर अब चला गया है, जो गर्भगृह में पुस्तकें रखी जाएंगी। और इसमें काशी के 11 विद्वान आए प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए। 1-2 विद्वान वो हैं जो अभी राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा कराकर आए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अकराबाद थाना क्षेत्र में दुकान पर गुटखा लेने गए एक 6 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर लाश को सरसों के खेत में फेंके जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने मासूम बच्चे का अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानदेही पर बच्चे की लाश सरसों के खेत से बरामद की है। तो वहीं आरोपी के खिलाफ हत्या सहित कई संगीन धाराओं में थाने पर अभियोग पंजीकृत करते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करते हुए कार्यवाही में जुटी हुई है। क्षेत्राधिकारी बरला सर्जना सिंह ने इस मामले में क्या बताया, आइए सुनाते हैं। क्या हुआ था, किस तरह घटना हुई थी? शाम 7 बजे माँ ने गुटखे लेने भेजा था, तो दुकान पे गया था गुटखे लेने। उन्होंने गुटखे दिए, दुकानदार ने 10 रुपये वापसी दिए, 2 गुल्लुमो दिए। शाम को वापसी घर नहीं लौटा मेरा भाई। और फिर उसके बाद हमने सूचना जारी करी है, ढूंढना खखोड़ी शुरू करिए, मस्जिदों में ऐलान लगवाया है, पर वो घर वापसी नहीं आया। वापसी जब नहीं आया तो 9 बजे रात को हमने सूचना दी है चौकी में
तब पुलिस कार्रवाई कंट्रोल हुआ है। कहाँ मिली बॉडी, फिर कैसे मिली? बॉडी मिली घर से लगभग आपको 100 मीटर खेत में? हाँ जी। किस अवस्था में मिला? एक सर की खोपड़ी थी, उस पर कोई मांस नहीं था। एक गट्टे की हड्डी थी, उस पर भी कोई मांस नहीं था। एक हाथ का निशान मिला है, उस पर भी कोई मांस नहीं था। तो किससे शनाख्त कैसे हुई फिर? कपड़ों? कैसे पता लगा वो? कपड़ों से। अच्छा, कपड़े में ही मिले हैं। हाँ जी। वो कपड़े मेरी हाथ पे आई हुई। जिसने हत्या की गई है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ? क्या उसको कर्री से कर्री सजा मिलनी चाहिए, फांसी की। जी सर, हम तो ये चाहते हैं, हमको इंसाफ मिलना चाहिए मासूम बच्चे का। कौन है हत्या करने वाला? पड़ोसी? अनीस। पड़ोसी है वो? पड़ोसी है, रिश्तेदारों में लगता है भाई है वैसे, पर मोहल्ला पड़ोस के रिश्ते से लगता है। किस तरह की घटना हुई थी, क्या हुआ था, बच्चा कहाँ गया था, क्या हुआ? ऐसा वो माँ ने भेजा था गुटखा लेने शाम को 7 बजे। वो गुटखा लेकर लौटा नहीं। आज समझिए गुटखा लेकर लौटा नहीं। एक बच्चे ने, एक लड़का ने परिवार से जुड़ा हुआ, उसने उसको पकड़ लिया, फिर गुटखा पैसे छीने और कह रहा कि मैं पापा से बोल लूँगा। कैसा पापा से बोला तो उसको गला दबा, मुँह दबा के ले गया और उसकी घटना लहागा खेत में 8 बजे कर दी उसने। आज समझिए हमने ढूंढ ककोड़ सही शुरू करी। 9 बजे पुलिस सूचना दे दी अपने गाँव में, ऐलान लगवा दिया बस्ती में। और उसके आगे ढूंढ खकोड़ चलती रही। ये हुआ। कितनी उम्र रही बच्चे की? 5 साल का। तो कौन था वो जिस तरीके से उसने ये घटना की? उसका नाम था अनीस। कौन था वो? गांव का ही था? कहाँ था? गांव का एक ही मोहल्ला, एक ही महल्ला है। अच्छा। गांव से कितनी दूर मिला बच्चा खेत में? गांव से इतनी दूर मिला कोई 100 किलोमीटर आगे। कितने दिन पहले ये बच्चा गायब हुआ? 100 मीटर। 100 मीटर आगे? 100 मीटर आगे मिला? हाँ। कितने दिन पहले गायब हुआ था? मंगल को 5 तारीख के 6 तारीख। अब ये बताओ हमें, कितने पीस थे उसके बच्चे, कितने टुकड़ों में मिला? फीस थे, खोपड़ी पर खाल नहीं थी, मांस नहीं था। और एक हाथ का निशान मिला, उस पर भी मांस नहीं था। एक हड्डी मिली है गट्टे की, पैर के गट्टे की। 3 फीस थे। एक बोटी मिली है लोवर के पास में। ये 4 फीस मिले और कपड़ों से पहचान हुई है। क्या लगता है? तो क्या लग रहा है? रंजिश थी आपकी? नहीं, कोई कभी मोहब्बत भी नहीं हुआ। अच्छा। क्या लग रहा है कि कोई टुकड़े करके फेंका गया उसको, या फिर ऐसे ही? ये क्या लग रहा है? जब मार के चला गया तो मैं जार मारा और खचेड़ा करिए उसकी बच्चे की? हाँ। अब क्या चाहते हो, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जो गिरफ्तार हुआ? कार्रवाई ये होनी चाहिए, उसको दुर्घटना करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। किस गांव का मामला? गौड़ियागंज थाना करवा। मैं क्षेत्राधिकारी बरला अवगत कराना चाहती हूँ कि दिनांक 7 फरवरी 2024 को थाना अकराबाद कौड़ियागंज क्षेत्र से एक 6 वर्षीय बालक की गुमशुदगी की सूचना थी। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना अकराबाद में अभियोग पंजीकृत कर टीमें गठित कर तलाश शुरू की गई। संदिग्धों की पूछताछ में एक व्यक्ति प्रकाश में आया, जिसने यह बताया कि उसने बच्चे को मार करके शव को खेत में फेंक दिया है। व्यक्ति की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के एक निजी होटल में पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण को भारत रत्न दिए जाने पर भारत सरकार को बधाई दी और कहा कि चौधरी साहब को भारत रत्न का जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वह बहुत लेट दिया गया है। वह भारत रत्न के बहुत पूर्व में अधिकारी थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक चाल है। चुनाव से पहले भारत रत्न देने का मतलब है जाट समाज को रिझाकर वोट पाने की चाल। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि जाट समाज के बच्चों के साथ और खिलाड़ियों के साथ पूर्व में यही सरकार कितना परेशान कर चुकी है, मारपीट कर प्रताड़ित किया है। आज चुनाव के समय पर इन्हें भारत रत्न देने की याद आई है। ये एक राजनीतिक चाल है। आदरणीय पंडित जी, सबसे पहले तो भारत सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि स्वार्थ में ही सही, लेकिन स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी साहब को भारत रत्न से देकर सम्मान किया है। लेकिन इसके साथ साथ
अग्निवीर योजना को ध्वस्त कर सेना की पुरानी भर्ती की योजना और जाट समाज को ओबीसी श्रेणी में भारत सरकार का रिजर्वेशन और किसान आंदोलन पर 750 किसानों की शहादत पर एमएसपी का ऐलान, दे करके जनता से माफी मांगे। कि क्या कारण था कि पहले अपमान और बाद में सम्मान? ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता देश की बेटी जाटों की कोख में पैदा जरूर हुई थी, उन्हें अपने सम्मान के खातिर रो रो करके देश के सामने हाल बताया, उसका न्याय दे। तब तो भारत सरकार द्वारा चौधरी साहब को दिया हुआ भारत रत्न का सम्मान निश्चित रूप से सम्मान कहलाएगा, अन्यथा तो पूरा देश जानता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की दहलीज पर वोटों की खातिर ये सब काम भारत सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जयंत चौधरी तो पर व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो अपनी पार्टी के मुखिया कुछ भी करें। मैं भी जनता का प्रतिनिधि रहा हूं और आज भी जनता का पार्ट हूं। नेता का काम है जन भावनाओं का सम्मान करके निर्णय लेना, ये उनका काम है। उनका जवाब तो उनकी जनता देगी, मैं नहीं बोलूंगा उसमें, न मैं कुछ कहना चाहता हूं। वो जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे, मेरा सिर्फ ये कहना है कि बेहतर होता अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी में, भाजपा की भारत सरकार में नैतिकता है तो युवाओं को रोजगार के लिए अग्निवीर योजना को ध्वस्त करे, पुराना जो भारत सरकार में कांग्रेस ने दिया था उसको गोद देने की घोषणा करे, किसान आंदोलन में 750 किसानों की शहादत हुई है और ऐलान किया था एमएसपी देंगे, उसे दे, और देश की बेटी विश्व विजेता, ओलंपिक विजेता उन लड़कियों को उनके हनन पर न्याय दे। न्याय तो हम धन्यवाद देते हैं। प्रतिबद्धता होगी वो। मैं भारत रत्न से, देखिए भारत रत्न एक सम्मान है, देश की जनता की अदालत में कुछ में मर के दिया जाता है कि ये उनको सम्मान दिया, ये अपनी जगह पे है, मैं नकार नहीं रहा हूं, अच्छी बात है। कर्पूरी जी को दिया है, स्वामीनाथन जी को दिया है, नरसिंह राव जी को दिया है, चौधरी साहब को दिया है। ये तो 24 के चुनाव से पहले रेवड़ियां बांटने की जो मोदी जी की आदत है उसका उल्लेख किया है उन्होंने, एक फिर भी धन्यवाद। लेकिन पेट भरता है इंसान का सम्मान स्वाभिमान से, तो उनके विचारों को सम्मान देना। किसानों को एमएसपी का रेट देने का ऐलान किया, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी थी, उसको घोषणा करें। और जिस कोख में वो पैदा हुए थे, उस तमाम नौजवान सेना में देश की रक्षा के लिए भर्ती होते हैं, तो उनको अग्निवेश को ध्वस्त करके पुरानी नीति के तहत उनकी भर्ती का ऐलान करें, ओबीसी श्रेणी में जाटों रिजर्वेशन का ऐलान करें, और लड़कियों को न्याय, मातृशक्ति, जैसे मातृशक्ति के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था सम्मान के लिए, उन लड़कियों ने रो रो करके दिल्ली पर देश को बताया कि हमारे साथ क्या बीता है। उसमें आज तक एक शब्द नहीं बोल पाए। अगर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी होते तो सरकार को भंग कर देते, तत्काल प्रभाव से उन लोगों को जेल भेज देते जहां इस तरह नारी का अपमान हुआ है। तो एक तरफ तो अपने आप उनको सम्मान के लिए भारत रत्न दे रहे हैं, ठीक है, धन्यवाद, अच्छी बात। लेकिन उसके साथ साथ उनके चरित्र को, ईमान को, उनकी सोच को भी तो भारत भाजपा स्वीकार करे, मोदी स्वीकार करे, तब तो मानेंगे कि भारत सरकार ने वास्तव में चौधरी साहब का सम्मान किया है। एक खाली भारत रत्न का सम्मान देकर के आप गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन वहीं के परिजन और उनके पोते तो धन्यवाद दे रहे सरकार को। चौधरी साहब पूरे देश के पिताजी थे, उन्होंने सारी जिंदगी जीवन पर नैतिक सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी और संघर्ष किया।
जो संघर्ष करेगा, जो सच्चाई के लिए लड़ेगा, वो सब उनके बेटे हैं। उनके बेटे क्या कर रहे हैं, पोते क्या कर रहे हैं, मुझ पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कल्याण सिंह हैवी ट्रेड सेंटर में करनी सेना के 5वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अंबू ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए बताया कि करनी सेना एक राष्ट्रभक्त सेना है। ये करनी सेवा देश में व्याप्त धार्मिक असमानता को दूर करने का काम करेगी। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देगी। अयोध्या में राम मंदिर हमें मिल चुका है, अब काशी में और मथुरा में मस्जिद तोड़ने का काम हमारे करनी सेना के कार्यकर्ता करेंगे। उन्होंने आह्वान किया कि अलीगढ़ नुमाइश में हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती है, वहां पर करनी सेना का कार्यकर्ता उन मंचलों के हाथ पैर तोड़ने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आतंकवादी पैदा करती है। ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जमीन पर बनी है। जिस दिन करनी सेना का कार्यकर्ता अपनी पर आ गया तो एएमयू को सुधारने का काम भी करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अपने धर्म के प्रति एकजुटता लाएं। हमारे बीच में अगर कोई व्यक्ति धर्म के प्रति खिलवाड़ करने का काम करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें। जेल जाने से कार्यकर्ता ना डरे, ये काम हमारे ऊपर छोड़ दो। देवी देवताओं के, भगवानों के, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी है, वहाँ पर जो ये ढांचे खड़े हैं, ये हमें नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। करनी सेना 100% इनको तोड़ देना अपनी भूमिका नहीं। आपने दूसरी बात कही कि बहन बेटियों को छेड़ने वालों को नुमाइश प्रदर्शनी हरिगढ़ के अंदर चल रही है। हमने हरिगढ़ एक शब्द बोला है। हम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि अलीगढ़ का नाम तुरंत प्रभाव से प्रशासनिक दृष्टि से अपना जो कैबिनेट का प्रस्ताव पास करके तो इसका नाम अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़। एक नुमाइश के अंदर छेड़खानियाँ बहुत अधिक मात्रा में हो रही हैं, उसके लिए मैंने कहा कि करनी सेना अपना वहाँ कैंप लगाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो अल्पसंख्यक स्टूडेंट है, छात्र हैं, चाहे बहनें हैं चाहे युवा हैं, उनके साथ भी मिसबिहेव होता है। अभी भी कुछ दिन पहले ISI का एक आतंकी वहाँ पकड़ा गया था। इसका मतलब वहाँ व्यवस्था है। उसके लिए सरकार को और गंभीर होना चाहिए। आपने देखा होगा यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने एक सुर में कहा कि वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ होती हैं। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक शिक्षण संस्थान है वहाँ पर इस प्रकार की हरकतें होंगी तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। हम करनी सेना वाले नहीं चाहते कि हम शिक्षण संस्थाओं के अंदर जाकर हम गुंडे बदमाशों का इलाज करें। हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम सबका सम्मान करना चाहिए। हाथ पर तोड़ने की बात कही आपने, बरेली आपने हाथ पर तोड़ने की बात कोई की, तो गुंडागर्दी तो खुद ही होगी। बहन बेटियों को कोई छेड़ेगा तो हाथ पर तोड़ेंगे। किसी को बुरी लगती हो लग जाए भाई। अगर आपकी बहन बेटी को, मेरी बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। जितने मुकदमे दर्ज करे कानून है, कानून। ये बताइए, अगर बहन बेटी के ऊपर कोई अगर मान सम्मान की बात आएगी तो कानून को हम ताक पर रख देंगे। ये बताइए, लोकसभा में आज श्री राम पर चर्चा हो रही थी। असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि 22 जनवरी को जो आयोजन हुआ है उसको कहीं ना कहीं सरकार एक संदेश देना चाहती है कि धर्म विशेष की सरकार है। ओवैसी को अपना DNA टेस्ट कराना चाहिए। ओवैसी के दादा परदादा रामलाल, मोहनलाल, श्यामलाल में से कोई एक था। ओवैसी को गलतफहमी है, वो अपनी राजनीति चमका रहा है। वो किसके साथ है? AIMIM ये कौन सी पार्टी है? ये वो पार्टी है जिन्होंने जिन्ना का साथ दिया। जिन्ना के साथ क्यों नहीं चले? ओवैसी को अगर यहाँ के मुस्लिम भाइयों की चिंता है, जो देशभक्त मुसलमान, उनको छोड़ दो। जो ओवैसी के साथ है उनको लेके चले जाओ इमरान खान और नवाज शरीफ के पास, हमें क्या दिक्कत है? परंतु ओवैसी जानबूझ के वो हरकतें करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की भाषा अलग है, ओवैसी की भाषा अलग है। ये क्या चक्कर है? इसके लिए कोई कानून अलग बनेगा। जब देश की संसद के अंदर कानून पास हो गया तो क्या ओवैसी उस कानून के विरोध में नहीं बोलता? एक पढ़ा लिखा सॉलिसिटर जनरल, एक पढ़ा लिखा वकील ये भाषा बोलता है तो हंसी आती है। मुझे ओवैसी की डिग्री के ऊपर शक है। वो विदेश में पढ़ के आए हैं, उनकी डिग्री की भी जांच होनी चाहिए। ओवैसी और ओवैसी का भाई, मुझे लगता है अपने DNA को अगर चेक नहीं कराते, खर्चा ज़्यादा है, तो करनी सेना को बताए हम ओवैसी बंधुओं के, उनके पूरे खानदान का DNA टेस्ट कराएंगे। अगर उनका पीछे से DNA हमारे पूर्वजों का ना निकले तो फिर हम कहेंगे कि वो सच्चे हैं। परंतु मुझे लग रहा है वो अच्छे हिंदुस्तानी हैं। उनकी रगों में हिंदुओं का खून है। टेस्ट कराए, दिमाग ठीक हो जाएगा। ऐसे लोग, छुटवैये लोग, वो
अपनी राजनीति चमकाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जगह ढूंढे। आज मैंने एक शब्द कहा आप सबके सामने, आज उत्तर प्रदेश के 4 मुस्लिम नेताओं के नाम लोगों को नहीं पता, युवाओं को नहीं पता। कारण कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले धर्म विशेष की राजनीति होती थी, जाति विशेष के लोग राजनीति करते थे। परंतु जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने हैं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब डेवलपमेंट हो रही है। अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? जब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर खराब किया तो प्रदेश सरकार क्यों डर रही है, बताओ? अगर उनकी अरेस्टिंग हो जाती तो फिर करनी सेना को कौन पूछता? जिस दिन तौफीक रजा हमारे सामने आके उनको मुंह काला करके उनको जेल में नहीं, उनको अपने कमरे में बंद करेंगे। करनी सेना हरिगढ़ वाला गांधी जी के लेकर आपने कहा कि गांधी जी का खात्मा, मैंने गांधी जी इतने महान व्यक्ति के लिए मैं कैसे कह सकता हूँ? मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि नाथूराम गोडसे के कौन कौन समर्थक है? सारे शरारती है, सारा के सारा हाथ खड़े कर। मैं तो गांधी, क्या लगता है हल्द्वानी में जो कुछ हुआ सरकार, गांधी जी तो बड़े महान है। क्यों देखिए हल्द्वानी में जो हुआ धामी सरकार सही तरीके से हमको 125 करोड़ हिंदुओं को भड़काने का प्रयास है। हमने जिस दिन आपा खो दिया, मैं कसम खा रहा हूँ, कोई सा पाकिस्तान का बॉर्डर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर ये बॉर्डर के बाहर नहीं हो। हम चाहते हैं कि देश के कानून का, संविधान का पालन करें, या हम हिंदुओं को भड़काने का काम करें। अगर हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो तहजीब से, तमीज से रहो। अगर तहजीब तमीज नहीं आती तो करनी सेना सिखाने को। अध्यक्ष जी, कुछ समय से सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म पे और हिंदू देवी देवताओं पे सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं, उल्टी सीधे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस दिन करनी सैनिकों से आमना सामना हो गए, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, उनको हम जूतों की माला से उनका सम्मान करेंगे। जूते भी 100% नए होंगे, चप्पलें भी नई होंगी, पुरानी नहीं होंगी। तो कितने बड़े नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। स्वामी प्रसाद मौर्य से अनुरोध कर रहा हूँ, अनुरोध, अगर वो सचमुच हिंदू हैं या बौद्ध हैं तो वो हमारे हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध में अपमानजनक शब्द बोलना बंद कर दें। अखिलेश यादव के बस की उनको संभालना नहीं है। अखिलेश यादव मुझे लगता है शायद जानबूझ के ये हरकतें करा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य नाम का स्वामी है, कर्म उसके उल्टे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, अभी आपने जिन्ना का जिक्र किया था, क्या उस तस्वीर को वहाँ से हटाने का प्रयास? बहुत पहले मैं अलीगढ़ के अंदर कह के जा चुका हूँ, मीडिया से भी कह रहा हूँ, जिन लोगों ने जिन्ना की आज भी तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर लगा रखी है, वो अपने बाप की औलाद नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जाट महासभा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जाट समाज को तो सम्मानित किया ही है, साथ ही शोषित, दलित, मजदूर, पिछड़े एवं किसानों का भी सम्मान किया है। चौधरी साहब किसी एक जाति या वर्ग के नेता नहीं थे, अपितु सर्व समाज के, जिसमें दलित, शोषित, पिछड़े एवं किसानों के मसीहा थे। इस उपलब्धि पर पूरा जाट समाज कृतज्ञ है। इसी उपलक्ष्य में आगामी 12 फरवरी को बौद्धरी अजीत सिंह के जन्म दिवस पर जाट भवन में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष चौधरी कल्याण सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह, महासचिव चौधरी दिगंबर सिंह, कोषाध्यक्ष चौधरी आरपी सिंह, डॉक्टर राजकुमार सिंह उपस्थित थे। चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया है, बहुत खुशी का दिन है। हमारे समाज में बहुत खुशी है इस बात की कि उन्हों को ये भारत रत्न दिया गया। कल उन्हों के पुत्र अजीत सिंह का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में, इसमें खुशी का अपना इजहार करते हुए हमारे समाज के लोग एक अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे, जिससे हम लोगों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान कर सकें। वे अपनी जो प्रेजेंट हमारी भारतीय जनता पार्टी है, इसका भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को दिया। इसी के साथ हमारी डिमांड एक और थी, ये सम्मान हमारे इसी के साथ यदि राजा महेंद्र प्रताप जी को दिया गया होता तो बहुत खुशी होती। अलीगढ़ जिला एक ऐसा जिला है कि जिसको मिनी छपरौली कहा जाता है। वहाँ पर हिंदू या मुस्लिम या किसी भी पार्टी के कोई लोग हैं, वो सब आदरणीय चौधरी साहब का स्वागत करते थे और उन्हीं की बात को विश्वास करते थे। जो वो कहते थे उसको मानने के लिए तैयार रहते थे। कभी वहाँ पर कोई किसी किस्म की ईर्ष्या नहीं होती थी। उसी तरह से उन्होंने जो काम किए, उसी के सापेक्ष में हम ये कहना चाहते हैं कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट को, मिनी छपरौली को फिर से उसी तरह से माना जाए जिस तरह से छपरौली को माना जाता है।
आज का मेन उद्देश्य है, कल चौधरी साहब हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और गरीब मजदूर किसानों के एक छत्र नेता जो रहे, उनको भारत रत्न मिला है। तो उसके उपलक्ष्य में हम अपनी खुशी इजहार करना चाह रहे हैं। और 12 तारीख को चौधरी अजीत सिंह का जन्म दिवस है, तो इस खुशी का हम 12 तारीख को एक बड़े प्रोग्राम के रूप में इजहार करेंगे, अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और मिठाई वितरित करेंगे। तो हमारा समाज बहुत कृतज्ञ है और बहुत खुश है इस उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद में। रत्न मिला है, जाट समाज में किस तरीके की खुशी की लहर है? बहुत पहले से ये हमारे किसानों की और हमारा समुदाय की ये बड़ी इच्छा थी कि चौधरी चरण सिंह जी और राजा महेंद्र प्रताप जी को भारत रत्न मिले। तो उसमें से चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है, तो हमारी बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश है। और इसी के साथ साथ ये और तमन्ना है कि राजा महेंद्र प्रताप जी को भारत रत्न मिलता तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। चौधरी साहब को भारत रत्न देके बीजेपी ने स्वागत का काम किया है और हम उसका हमारा समाज जो है कृतज्ञ है और खुश है। तो क्या ये 2024 का लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है? अब ये तो राजनीतिक मसला है कि क्या हुआ है, लेकिन कभी न कभी तो होना ही था। और ये 4 महीने पहले होता तो भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ही देखा जाता, और 4 साल बाद। लेकिन और किसी पार्टी ने इस बात का ध्यान नहीं रखा, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे भले ही वो 10 साल के शासन के बाद किया हो, लेकिन उन्होंने किया। इसलिए हमारा समाज जो है भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कृतज्ञ तो है ही है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जैन जी और उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लाभ तो होना ही है। तो क्या राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए डील के तौर पे मानते हैं इसको आपके साथ? जब हम आपके साथ जब आएंगे और कहीं कहीं जो इंडिया गठबंधन था उसको छोड़ के हम आएंगे, जब भारत रत्न आपने दे दिया। अब देखो, ये RND के जो मुखिया हैं उनके साथ क्या वार्ता रही होगी ये तो हमें नहीं पता। हम तो अपनी जाट समुदाय के लोगों की बात कर सकते हैं कि उनको क्या महसूस कर रहे हैं, उनके साथ क्या शर्त रखी गई थी या क्या नहीं हुआ था, ये तो वही लोग जाने। हम लोगों का तो मतलब ये है कि ऐसा होने से हमारी बिरादरी बेहद खुश है और आने वाले चुनाव में भाजपा को फायदा होगा। किसको धन्यवाद देंगे इस बात का? इस बात का धन्यवाद वही मोदी जी प्रधानमंत्री को जाता है कि उन्होंने भारत रत्न दिया। और प्रयास हम सब लोगों के थे, उन्होंने हम लोगों की, किसानों की या जाट समुदाय की भावनाओं की कदर की। एक मांग और आपकी रह गई है, इसमें क्या मांग यही है कि राजा महेंद्र प्रताप जी को और भारत रत्न मिले, उनके साथ बड़ा न्याय होगा, क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में उनका भरपूर योगदान रहा है। और उन्होंने अपने घर को छोड़कर, उनकी बेटी अविवाहित रह गई थी, इस देश की खातिर उन्होंने बाहर रहे और उनकी बेटी शादी नहीं कर पाई, तो उनका भी देश के प्रति और समाज के प्रति बड़ा योगदान रहा है। तो हम चाहेंगे कि उनको भी भारत रत्न मिले और आने वाले वक्त में शायद हो सकता है भारत रत्न उनको मिले। क्या लगता है जयंत चौधरी को जिस तरीके से भारत सरकार, देश के राष्ट्रपति महोदय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किसान, मसीहा, गरीब मजदूर की भावनाओं को समझने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को आज जो सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया है, ये केवल एक समाज की बात नहीं, पूरे देश के लोगों की बात है। किसान, गरीब मजदूर के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसको आज सरकार ने ये समझा है, उनके महत्व को समझा है। और बहुत ही खुशी की बात है, देश में सभी वर्गों के लिए खुशी की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, आपके लिए भी गर्व की बात है कि एक इतने ईमानदार, सच्चे, कर्मठ, संघर्षशील व्यक्ति को आज भारत रत्न से नवाजा गया है। इससे बड़ी खुशी की कोई और बात नहीं हो सकती। और सारा समाज इस बात की भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, राष्ट्रपति जी को लाख लाख बधाइयाँ दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कल्चरल क्लब के तत्वाधान में संगीतकार पद्मश्री श्रद्धेय रविंद्र जैन की स्मृति में कृष्णांजलि में आयोजित पंचम सप्तरंग सुर लय ताल का संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। उससे पूर्व दोपहर को दिल्ली से पधारे श्री दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं डॉक्टर मनिंद्र जैन का समाज में पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। सभी ने भगवान महावीर द्वार का अवलोकन किया। उसके उपरांत शाम कृष्णांजलि में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर राहुल कुलश्रेष्ठ DMO, स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर पूर्णानंद पुरी महाराज, डॉक्टर मनिंद्र जैन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
कार्यक्रम में रविंद्र जैन के प्रसिद्ध एक से एक सुंदर भजनों गानों की राजीव उपाध्याय, अमित उपाध्याय, चंदन सलूजा, शुभांग जैन, निजाम राही, मीनाक्षी नागपाल, गजराज सिंह ने प्रस्तुति देकर पूरा वातावरण संगीतमय कर दिया। कार्यक्रम का संचालन यशमणि जैन ने किया। इस मौके पर मयंक जैन, नीरज जैन, यतीश जैन, संजय जैन, अंकित जैन, मनोज जैन आदि भारी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। आज हम सब का बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि हम सब मिलकर के स्वर्गीय पूज्य रविंद्र जैन जी की आज उनकी स्मृति है, उनका स्मृति दिवस है। भारत सरकार ने उनके राम मंदिर के सहयोग योगदान के लिए, भारतीय जनमानस को जागृत करने के लिए सनातन जो एक परंपरा है उसमें प्राण डालने के लिए उनके स्वरों ने, उनके गीतों ने, उनकी प्रेरणाओं ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई और उसी का परिणाम था कि आज राम मंदिर की एक कड़ी जिन्होंने उनके निर्माण के लिए, उनकी यात्राओं के लिए अपना जीवन और राजनीतिक कैरियर सब कुछ दांव पे लगाया, हमारे पूज्य लाल कृष्ण आडवाणी जी जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, उनको भारत रत्न दे करके उनकी सेवाओं का, समर्पण का, निष्ठा का भारत सरकार ने बहुत बड़ा सम्मान किया है। तो ऐसे ही आज हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि जैसे आडवाणी जी की सेवा, निष्ठा और समर्पण को भारत रत्न देकर के अलंकृत और सम्मानित किया है, ऐसे हमारे भाई सबके प्रेरणा स्रोत, सबके हृदयों में गुनगुनाने वाले वो राम भक्ति के गीत, जिन्होंने कहा कि राम मंदिर में शिलाओं की जगह अपने प्राणों से चयन कीजिए, राम मंदिर का निर्माण कीजिए। तो आज ऐसा महसूस हो रहा है कि स्वर्गीय रविंद्र जैन जी को भी उनकी प्रेरणा को, उनकी निष्ठा को, उनके समर्पण को, उनके स्वरों को, उनकी शब्दों को भारत रत्न देकर के अलंकृत और सम्मानित किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी उस जन आंदोलन की आहुति का सम्मान होगा, उस प्रेरणा का सम्मान होगा। और जो हमारी प्राचीन भारत की आध्यात्मिक परंपरा है उसके 5 मूल आधार हैं जिनको मोरल वैल्यूज ऑफ वर्ल्ड बिहेवियरल साइंस कहते हैं, यूनिवर्सल बिहेवियरल साइंस कहते हैं। समस्त संसार का जो अध्यात्म तत्व है वो इन 5 महातत्वों के ऊपर आधारित है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा भी वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। योग दर्शन भी इन्हीं को कहते हैं, भारत की अध्यात्म परंपरा इसी को कहती है, जैन अध्यात्म परंपरा इसी को कहते हैं। ये समस्त विश्व के आधार हैं, समस्त विश्व की मानवीय सभ्यता और संस्कृति के आधार हैं। अहिंसा और सत्य का विलोप होने से समस्त संसार आज त्राहिमाम कर रहा है। यूएनओ ने भी एक ही सूत्री कार्यक्रम लिया है, नॉन वायलेंस और को एग्जिस्टेंस, अर्थात सह अस्तित्व और अहिंसा। तो वो मूल में देखें तो ये भारत की प्राचीन अध्यात्म परंपरा, जैन अध्यात्म परंपरा, ये सब आज संसार को भा रही है और सारा संसार इसकी तरफ आ रहा है। हमारे भाई मनिंदर जैन जी, डॉक्टर मनिंदर जैन जी, ये जैन परंपरा के, इस अध्यात्म परंपरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ये केवल जैनियों के नहीं है, जैसे मैंने ये कहा कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये शिक्षाएं केवल जैनियों की नहीं है। इस्लाम, ईसाइयत, सनातन परंपरा, सब में ये है और सब में सुख और शांति, सबके अंदर आनंद की अनुभूति तभी आएगी जब ये मूल्य आएंगे। ऐसे ही मनिंदर जैन जी अध्यक्ष तो जैन आध्यात्मिक परंपरा और जैन समाज के हैं, परंतु ये मैं इनको देखा है पिछले बहुत लंबे अरसे से मेरा इनका आध्यात्मिक संबंध है आपस में। तो ये सारे भारत के नहीं
सारे विश्व की जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं उनके प्रिय हैं। इस्लाम में भी जितने मानने वाले लोग हैं, इस्लाम के आध्यात्मिक गुरु हैं, ईसाइयत के आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारी सनातन परंपरा है उसके कितने आपस में मत पंथ हैं, उन सब के आध्यात्मिक गुरु हैं। विशेष करके आज हमारे बीच में नहीं है स्वर्गीय वेद प्रताप वैदिक जी। वो तो आर्य समाज, जैनिज्म, अध्यात्म और सनातन सभी के एक आध्यात्मिक प्रतीक थे। उनको मैंने जितना अपना प्यार इनके ऊपर लुटाते हुए देखा, और एक बहुत बड़ा जन दक्षेश का उनका सपना था, अपना उत्तराधिकारी उन्होंने इनको उसमें बनाया। और मैंने देखा है कि कितने जो भी साधु संत आध्यात्मिक परंपरा के लोग हैं वो सब मनिंदर जी को बहुत प्यार करते हैं। वो एक व्यापारी होने के नाते नहीं, एक जैन परंपरा के विशुद्ध आध्यात्मिक और जिनके जीवन में ये मूल्य धधकते हैं, चमकते हैं और दिखते हैं, इसलिए आप सबका इनसे बहुत बड़ा प्रेम है। आज मैं मेरा कार्यक्रम छोड़ करके अलीगढ़ में इसलिए आया कि जब मनिंदर भाई साहब ने कहा कि आज रविंद्र जैन जी की पुण्य स्मृति है, उनके नाम से कुछ चीज़ें हैं, और महावीर जयंती के उस पर महावीर जयंती द्वार जो मैंने आज देखा है, ये देख करके मेरा हृदय गदगद हुआ। और मैं आज मनिंदर जैन जो हमारे भाई हैं, इनसे मैं इनको ये आश्वासन देता हूँ और इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आज ये संकल्प लेता हूँ, कुरुक्षेत्र गीता की जन्म स्थली है और वहाँ ब्रह्म सरोवर पे लाखों व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय में स्नान करते हैं। तो कुरुक्षेत्र में कोई महावीर जयंती के ऐसा कोई अभी तक द्वार नहीं बना है। आज हम जाकर के कुरुक्षेत्र के सांसद से सायंकाल मिलेंगे और ऐसे द्वार का निर्माण कुरुक्षेत्र में करवाएंगे। ये हम सब मिलकर के आज ये संकल्प लेते हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि कुरुक्षेत्र में ऐसा एक द्वार होगा। ठीक। ये सर नाम क्या? मैं डॉक्टर मणिंद्र जैन, श्री दिगंबर जैन महासमिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोग रविंद्र जैन जी जो पद्मश्री थे और हमारे देश का बच्चा उनके गीतों को, उनके भजनों को गाता है, उनका एक कार्यक्रम है नुमाइश के अंदर, उसमें हम लोग शामिल होने आए हैं। और हम सभी का सौभाग्य है कि आज हमारे साथ में परम पूज्य स्वामी आचार्य स्वामी संपूर्णानंद जी सरस्वती जी, जो कि अभी जो कल्की मंदिर बन रहा है आप सभी को मालूम है, 19 तारीख को संबल में है, उसकी कोर कमेटी में है। यहाँ प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने, शिलान्यास करने आने वाले हैं। वो हम लोगों के साथ आए हैं, हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है। महासमिति आपको मालूम है कि हम लोगों ने 24 द्वार बनाने का जो संकल्प लिया था, उसमें पहला संकल्प हमारी राजीव जैन जी ने पूर्ण किया है, बन करके तैयार हो गया ऋषिपाल जी की विधायक निधि के द्वारा और जगदीश जी भाई साहब के द्वारा ये काम संभव हो पाया है। और बाकी हम देश के अंदर और 23 द्वार बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ महासमिति देश के 15 राज्यों में व्यापक रूप से काम कर रही है, चाहे वो हेल्थ के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में हो या अन्य विषयों के ऊपर। धार्मिक तो कर ही रही हमारी महिलाएं, जिनकी संख्या 18,000 है हमारी समिति में, वो सब धार्मिक कार्य कर रही हैं। और हम पुरुष लोग सब जो है सामाजिक कार्य को और अपने समाज को कैसे उठाया जाए, उन चीज़ों के ऊपर कार्य कर रहे हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक शासनादेश के जरिए प्रदेश के सभी जिलों के एक नया गजेटियर तैयार करने का आदेश दिया गया है, जिसमें अलीगढ़ का नाम भी शामिल है। बता दें कि अलीगढ़ का अंतिम गजेटियर 1909 में तैयार किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अलीगढ़ को पहले कोल के नाम से जाना जाता था। साथ ही यहाँ कोल का एक किला भी मौजूद था। इस किले को विस्तार देते हुए अंग्रेजी शासन काल द्वारा 1804 में इसे जिला बनाया गया, जो पूरी तरीके से किले पर आधारित था। इसके लिए 7 गेट हुआ करते थे। इन गेटों के नाम आज भी प्रचलित हैं। हर एक गेट के नाम से एक इलाका अलीगढ़ में बसा हुआ है। अगर देखा जाए तो इन 7 गेटों पर ही अलीगढ़ मुख्य शहर बसा हुआ है। जानकारी देते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर M.K. पुंडीर ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए,
अलीगढ़ जो बेसिकली जो अंग्रेज़ों ने 1804 में एक डिस्ट्रिक्ट बनाया, ये पूरी तरीके से कोल के किले पे आधारित है। कोल के किले को 13वीं शताब्दी में बलबन ने फतह किया और बलबन ने कोल के किले पर अधिकार किया और मध्यकाल में ये कोल का किला अपने आप में एक बहुत बड़ा किला बनता चला गया। आप इमेजिन करिए कि कोल के किले का विस्तार चारों दिशाओं में हुआ और मध्यकाल के, जब मध्यकाल कहना चाहिए, हम 15वीं 16वीं शताब्दी की बात करते हैं, 17वीं शताब्दी की बात करते हैं, जो मध्यकाल की मुख्य शताब्दियां हैं, उसमें इस कोल के किले का इतना बड़ा विस्तार हुआ कि इसने इस पूरा एक बहुत शहर की तरह पूरा अंदर डेवलपमेंट हो गया और इसका जो किलेबंदी का परकोटा था उसका भी सरकमफ्रेंस बहुत बढ़ गया। मध्यकाल में आते आते कोल के किले के 7 गेट हुए और वो गेट आप स्टार्ट करते हैं कि देखिए, जैसे तुर्कमान गेट सब लोग जानते हैं, आज भी तुर्कमान गेट है। दिल्ली गेट, दिल्ली वो रोड सबसे पहले दिल्ली की तरफ से आने वाली थी, आज भी वहाँ दिल्ली गेट का हुआ है। तीसरा साबितगढ़ गेट, साबितगढ़ जो गेट था वो इस साबितगढ़ जो गढ़ी है जो बाद में अलीगढ़ कहलाई, उसकी जो दिशा में जो गेट बना उसको साबितगढ़ गेट कहा और आज यदि हम उसको लोकेट करें तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के गेट के आसपास कहीं पड़ता है। चौथा जो गेट था वो था अतरौली गेट। अतरौली गेट को यदि हम आज लोकेट करें तो खासकर माल गोदाम के पास जो कवर कुत्ता और वहाँ एक मस्जिद है तो वहाँ पर वो उसको लोकेट करते हैं। इसके बाद मदार गेट। मदार गेट का नाम मदार गेट इसलिए पड़ा क्योंकि अंदर साहब मदार की एक बहुत बड़ी मजार और एक उनका मुसोलियम यानी दरगाह है। उसके बाद ये हाथरस गेट, आप भी जानते हैं हाथरस अड्डा करके इस टाइप से एक वो है। इसके बाद ये सासनी गेट बिल्कुल लास्ट में है। तो इस तरह 7 गेट अलीगढ़ के मध्यकालीन अलीगढ़ के 7 गेट थे, लेकिन अब भी इसका नाम कोल था और इन 7 गेट्स को समाहित करते हुए इसकी एक बहुत बड़ी फोर्टिफिकेशन वॉल थी और उस फोर्टिफिकेशन वॉल के बाहर इसकी सुरक्षा के लिए खाई थी, जो खाई अक्सर पानी से भर दी जाती थी। यदि आज आप सर्वेक्षण अलीगढ़ का करिए तो इस दीवार के बाहर वाली खाई में ही खाई धीमे धीमे वक्त के साथ भर दी गई और आप देखिए आगरा रोड वगैरह ये सब उसी खाई पे बनी हुई हैं। और ये जो 9 गेट थे उन 9 गेट के बाहर देखिए हर जगह एक मस्जिद हुआ करती थी और एक सराय होती थी। मध्यकाल में धीमे धीमे अलीगढ़ ने एक बहुत बड़े कॉमर्शियल सेंटर की जगह ले ली थी, नील की भी पैदावार होती थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर साल्ट पीटर की भी पैदावार होती थी, क्योंकि आगरा जब मुगलों की कैपिटल थी तो जितने भी विदेशी आए उनमें से कुछ विदेशी अलीगढ़ आके खासकर शाहगढ़ से साल्ट पीटर ले गए। साल्ट पीटर आप जानते हैं बारूद बनाने में काम में आता है, तो साल्ट पीटर बनाने की भी भट्टियां अलीगढ़ में हम लोगों को काफ़ी तादाद से मिल रही हैं। 7 गेटों का इस्तेमाल कैसे होता था, क्यों बनाई गई? देखिए ऐसा है कि मध्यकाल की पूरी संरचना इस टाइप की हुआ करती थी कि ये जो गेट थे उनका मुख्य काम था कि हम रात को इन गेट को बंद कर देंगे तो आंतरिक सुरक्षा को हम पूरी तरीके से मेंटेन यानी एक उसको बना लेंगे। और इन गेटों के बाहर जो सराय थी तो अक्सर जो बिजनेस कारवां आते थे, खासकर ये जो ट्रेडिंग पार्टी आती थी तो पहले वो सराय में स्टे करती थी और इन कोतवाल से परमिशन लेके या जो उनका अपना रेवेन्यू होता था वो दे के तब वो शहर में घुस सकते थे। तो शहर में घुसना जाना और आना बिल्कुल फ्री नहीं था, आप जाएंगे तो आपको पर्पज भी बताना पड़ेगा। तो एक मध्यकाल में ये सुरक्षा का एक बहुत बड़ा तरीका था। आप देखिए आगरा कैपिटल थी, लेकिन आगरा में आगरा के लाल किले के अलावा भी आगरा बहुत बड़े शहर को कवर करते हुए आगरा का भी एक फोर्टिफिकेशन किया गया है। और अक्सर हमें मध्यकाल में देखने को मिला जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट शहर थे उनके चारों तरफ एक परकोटा, एक फोर्टिफिकेशन वॉल का निर्माण हुआ। उसी तरह अलीगढ़ में भी ये फोर्टिफिकेशन वॉल का निर्माण हुआ और उस फोर्टिफिकेशन के बाहर गेट के बाद भी कुछ गढ़ी ऐसी बनाई गई जो आउटपोस्ट की तरह काम कर रही थी। जैसे बाद में 18वीं शताब्दी आते आते मड्राक की भी एक काम था कि आउट स्टेशन की आउटपोस्ट की तरह वर्क कर रहे थे, वहाँ पर अपना लश्कर रहता था, वो बता दिया करता था कि इधर से कभी अटैक होगा तो क्या किस टाइप की चीज़ें होंगी। तो ये देखा जाए तो मध्यकालीन जो शहर था जिसे आज हम अलीगढ़ कहते हैं, ओरिजिनल नाम उसका उस ज़माने में कोल था। कोल एक किलेबंद शहर था, आप उसे ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल फ्री था और उसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन रहा करती थी और उनमें कुछ मर्चेंट भी हुआ करते थे, कुछ यानी सब टाइप के लोग अपने बिजनेस वगैरह जो करते थे वो अंदर होते थे। और आप देखिए कोल के किले के बाहर बहुत सारी सराएं आज भी मिलती हैं।
आप देखिए साबितगढ़ गेट के पास सराय हकीम, तो वो इस टाइप के सराय के नाम भी आपको काफी मिलेंगे। तो ये एक मध्यकालीन अलीगढ़ जो उस जमाने में कोल था, उसका एक पूरी संरचना इस टाइप की बनाई गई थी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।